हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू द एपिसोड ऑफ सिंपल मशीन्स। तो ये ब्रिज कोर्स का तीसरा वीडियो होने वाला है। इससे पहले हम काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स के बारे में बात कर चुके हैं। आई होप आपने वो देखा होगा और उसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए होंगे। और अगर आपने अब तक काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स को नहीं देखा है तो आई विल सजेस्ट दैट यू शुड गो एंड सी दोज लेसन्स एंड प्रैक्टिस दोज क्वेश्चन जो मैंने डाउनलोड सेक्शन में उनके पीडीएफ नोट्स दिए थे। बात करेंगे सिंपल मशीन्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सिंपल मशीन्स, पहली बात तो हम क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, वैसे तो ह्यूमन बीइंग इट्स मोस्ट डेवलप्ड एंड इंटेलिजेंट स्पेसी, यू कैन से। हम काफ़ी डेवलप कर चुके हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, बट उतने स्ट्रांग नहीं हैं। ना तो हमारे पास चित्ते जैसी रनिंग स्पीड है और ना ही हमारे पास हाथी जैसी बहुत सारी ताकत है। तो हमें अपने काम करने के लिए, डे टू डे लाइफ काम करने के लिए कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट की हेल्प लेनी पड़ती है। उन सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स को हम सिंपल मशीन्स बोलते हैं। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, बहुत सिंपल सी छोटी सी देखने वाली होती हैं, बट ये हमारा काम काफ़ी आसान कर देती हैं। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे सिंपल मशीन्स के बारे में। हम बात करेंगे लीवर्स के बारे में, पुली के बारे में, हम बात करेंगे इंक्लाइंड प्लेन्स के बारे में, और कैसे वो हमारा काम आसान कर देते हैं उसके बारे में भी काफ़ी अच्छी बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी सिंपल मशीन्स की और देखते हैं कि क्या क्या होती हैं और कैसे ये हमारा काम आसान करती हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो हम पैरेलल फोर्सेस के बारे में बात करते हैं कि फोर्स क्या है। फोर्स तो क्या है ये हम देख चुके हैं, डायनामिक्स में बहुत अच्छे से देख चुके हैं। तो यहाँ पे हम पैरेलल फोर्सेस, रिजल्टेंट फोर्सेस, इक्विलिब्रियंट फोर्सेस के बारे में मेनली बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे जो पैरेलल फोर्सेस हैं वो कैसे कैसे काम करते हैं। पहली बात तो पैरेलल फोर्सेस होती क्या हैं, जिनकी डायरेक्शन जिनकी डायरेक्शन सेम हो, लाइन ऑफ एक्शन सेम हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये पैरेलल फोर्सेस हैं। और ये दूसरे केस में हमारे अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। ए बी जो है वो दोनों पैरेलल फोर्सेस हैं, सी और डी आपके अनलाइक पैरेलल फोर्सेस या एंटी पैरेलल बोल सकते हो। रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, पहली बात तो ये भी देख लेते हैं। मान लो एक बॉडी है ये सपोज, और इसके ऊपर बहुत सारे फोर्स काम कर रहे हैं, ये भी है, 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 और ये कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे होंगे। तो इन सब को अगर हटा दिया जाए और उसकी जगह एक फोर्स लगाया जाए जो सेम ही इफेक्ट दे जितने ये सब फोर्सेस दे रहे थे, उसको हम रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं। रिजल्टेंट फोर्स का मतलब हुआ इक्विवेलेंट फोर्स, इक्विवेलेंट टू ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। एक बॉडी के ऊपर जितने भी फोर्स लगे हुए हैं उन सब को हटा के एक फोर्स जो सेम ही इफेक्ट दे, जो सब फोर्स मिला के दे रहे थे, ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। बात करते हैं इक्विलिब्रियंट फोर्स को। अब इक्विलिब्रियंट फोर्स क्या होता है, ये वो फोर्स होता है जो बॉडी को इक्विलिब्रियम पे ला सकता है। मान लो किसी बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्स हैं जो उसके ऊपर काम करें, पर बॉडी इक्विलिब्रियम पे नहीं है। इक्विलिब्रियम का मतलब आप समझे, व्हेन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी जीरो हो। तो बेसिकली ये रिजल्टेंट का एग्जैक्टली उल्टा होता है। रिजल्टेंट बेसिकली उन सब फोर्सेस का एक इफेक्ट देता है, और इक्विलिब्रियंट फोर्स उन सब फोर्स को कैंसिल आउट करके बॉडी को इक्विलिब्रियम पे ले आता है। तो ऐसे फोर्स को हम इक्विलिब्रियंट फोर्स बोलते हैं। तो आई होप यू आर क्लियर अबाउट पैरेलल फोर्स, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, रिजल्टेंट फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियंट फोर्सेस। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, उनके बारे में देखते हैं। बात करते हैं रिजल्टेंट ऑफ ए पैरेलल फोर्स। तो क्या इसका रिजल्टेंट होगा, देखते हैं। तो यहाँ पे ए और बी आपको दिख रहा है, ए और बी आपके पैरेलल फोर्सेस हैं, और इनका जो रिजल्टेंट होगा आर जो है वो ए प्लस बी के बराबर होगा, वाई ए प्लस बी, बिकॉज दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है। बट और जो डायरेक्शन है सेम एज दैट ऑफ ए एंड बी, ए और बी जिस डायरेक्शन में है उनका रिजल्टेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा, बट वो कहाँ पे लगेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर जो वेक्टर है, आर जो फोर्स है, वो किसी पॉइंट ओ पे लगेगा, और अगर ओ आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला है ए इंटू एम ओ। ए एम पॉइंट पे लग रहा था, बी फोर्स जो है वो एन पॉइंट पे लग रहा था, तो ए इंटू एम ओ इज इक्वल टू बी इंटू एन ओ, बी इंटू एन ओ। यहां से आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि ओ पॉइंट आपका कहां होगा। यहां पे अगर ये दोनों फोर्स एग्जैक्टली सेम हुए, सेम डायरेक्शन भी है, तो ये ओ पॉइंट एग्जैक्ट बीच में होगा। बट इनमें से कोई भी फोर्स अगर बड़ा या छोटा हुआ तो ये ओ बड़े की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, छोटे से थोड़ा दूर हो जाएगा। ओके, इसलिए ओ के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया है। तो ओ इज नॉट एग्जैक्टली द सेंटर, ओ कैन बी द सेंटर, बट ओ सेंटर पे कब होगा, जब ए और बी दोनों सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स होंगे। ओके, पैरेलल फोर्सेस
हैं ये, बट क्या वो इक्वल फोर्स है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ से इस फॉर्मूला से A इंटू एमओ, ए इंटू द डिस्टेंस फ्रॉम O इज इक्वल टू बी इंटू द डिस्टेंस ऑफ B फ्रॉम O। तो यहाँ से आप पैरेलल और पैरेलल फोर्सेस के रिजल्टेंट और उसकी पोजीशन के बारे में पता कर सकते हैं। इससे आगे हम थोड़ा और पढ़ेंगे और उसमें हम देखेंगे एक न्यूमेरिकल जिसमें हम समझ पाएंगे इसको। रिजल्टेंट ऑफ अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, अभी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, ए फोर्स नीचे की तरफ है, बी फोर्स ऊपर की तरफ है, ए एम के ऊपर लग रहा है और बी जो है वो एन के ऊपर लग रहा है। अब जो इनका रिजल्टेंट होगा वो इनके बीच में नहीं होगा, वो इस लाइन से बाहर होगा किसी पॉइंट ए पे जो एग्जैक्टली इनके बीच में लाई नहीं करेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर, पहली बात तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर होगा ए माइनस बी या बी माइनस ए, मतलब जो भी बड़ा होगा, ठीक है। सेम, और डायरेक्शन उसकी क्या होगी, जो भी ग्रेटर फोर्स की डायरेक्शन होगी, जो भी ग्रेटर फोर्स की डायरेक्शन होगी वही आपके आर की भी डायरेक्शन होगी। पोजिशन ऑफ ओ क्या होगा, सेम फॉर्मूला है, ए इंटू एम ओ इज इक्वल टू बी इंटू एन ओ। अब यहाँ पे ओ जो है वो बाहर की तरफ है, और चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ आएगा कि कैसे ये काम करता है और कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए, टू पैरेलल फोर्सेस, यहाँ पे पैरेलल है ये, टू पैरेलल फोर्सेस 5 न्यूटन एंड 15 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन ए रोड ऑफ लेंथ 4 मीटर। दोनों एक 4 मीटर की लेंथ के ऊपर है, पैरेलल फोर्सेस हैं, इसका मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, दोनों हमने नीचे की तरफ दिखा दिए हैं। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिजल्टेंट। ओके, मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई, मैग्नीट्यूड का तो हमें पता है 5 + 15 होगा। डायरेक्शन क्या होगी, दोनों की सेम डायरेक्शन होगी, जो ए और बी की डायरेक्शन थी, या फिर एम और एन की डायरेक्शन थी, या 5 न्यूटन एंड 15 न्यूटन की जो डायरेक्शन थी। तो पहली बात तो रिजल्टेंट की बात कर लेते हैं, डायरेक्शन सेम होगी, फिर 5 + 15 20 न्यूटन उसका मैग्नीट्यूड होगा। अब पोजीशन की बात करते हैं, हमें नहीं पता बिकॉज 5 और 15 बराबर तो है नहीं, तो हम मान लेते हैं कि 15 न्यूटन से x डिस्टेंस पे होगा, तो यहाँ से कितना हो गया, दूसरी डायरेक्शन से, सो 4 - x हो गया। तो हम क्या करेंगे, 15 × x इज इक्वल टू 5 × 4 - x, करेक्ट, यही हमारा फॉर्मूला था। तो 15x इज इक्वल टू 20 - 5x, सो 20x विल बी इक्वल टू 20, x विल बी इक्वल टू 1 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। बट अब तक क्या है कि ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में थे, अगर ये अनलाइक हो गए, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गए तो कहानी कैसी होगी, तो चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। तो अब ये थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है, 5 न्यूटन ऊपर की तरफ है, 15 न्यूटन नीचे की तरफ है। अब ये जो एक्शन है, अब ये जो रिजल्टेंट है इन दोनों के बीच में लाइन नहीं करेगा, ये उससे इस तरफ या इस तरफ, तो किसकी तरफ होगा, डेफिनेटली बड़े वाले फोर्स की तरफ होगा। तो रिजल्टेंट कितना होगा, a - b, तो बड़ा कौन सा है, 15 न्यूटन - 5 न्यूटन 10 न्यूटन। डायरेक्शन विल बी सेम एज दैट ऑफ a, जो a की डायरेक्शन होगी उसकी भी वही डायरेक्शन होगी। पोजीशन विल बी आउटसाइड mn, बाहर होगी, साइड ऑफ a, क्यों a की तरफ होगी, बिकॉज a बड़ा है, और a इंटू एमओ इज इक्वल टू b इंटू एनओ। तो अगर ये 4 है, ये x है, तो 15 से कितना दूर है, x, तो हम क्या करेंगे, 15 × x इज इक्वल टू 5 × 4 + x। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे और बता पाएंगे कि ये 15 न्यूटन से 2 मीटर राइट की तरफ एक्ट करेगा। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन मैंने डाउनलोड सेक्शन में PDF नोट्स में दे दिए हैं, तो प्लीज गो एंड डाउनलोड देम एंड यू विल फाइंड हाउ टू सॉल्व सम मोर क्वेश्चन। जितने आप क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना कॉन्फिडेंस आप इसके ऊपर अचीव कर पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं, फोर्सेस तो हम समझ चुके हैं, इक्विलिब्रियंट भी समझ चुके हैं, रिजल्टेंट भी समझ चुके हैं। अब सिंपल मशीन्स के बारे में बात करते हैं। जैसे हमने बताया कि हम उतने भी स्ट्रांग नहीं हैं, हम इंटेलिजेंट हैं, डेवलप्ड हैं, बट उतने स्ट्रांग नहीं हैं कि हम हर काम बड़े आसानी से कर पाए। हमारे पास सुपर नेचुरल पावर तो है नहीं कि ऐसे किया और काम हो गया, ठीक है, हमें तो फोर्स लगाना पड़ता है। वो फोर्स कैसे लगाएंगे, क्या होगा, कैसी है कहानी, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए सिंपल मशीन्स के बारे में बात करते हैं। अ डिवाइस विच अलाउज अस टू अप्लाई फोर्स एट ए कन्वीनियंट पॉइंट। कन्वीनियंट पॉइंट क्या हुआ भाई, कन्वीनियंट पॉइंट वो होता है जो हमारी मर्जी का पॉइंट हो, सो दैट टू ओवरकम ए फोर्स एट सम अदर पॉइंट। तो मशीन्स क्या काम कर सकती है, 4 काम कर सकती है। फोर्स मल्टीप्लाई, मतलब हम थोड़ा कम फोर्स लगा के कुछ ज़्यादा लोड लिफ्ट कर, कम एफर्ट लगा के ज़्यादा लोड लिफ्ट कर पाएँ, कम फोर्स लगा के एक भारी चीज़ को उठा पाएँ। फोर्स मल्टीप्लायर, हमारे फोर्स को मल्टीप्लाई जो कर दे, वो भी एक सिंपल मशीन हो सकती है। दूसरी बात, टू चेंज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मतलब हम जहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं उस पॉइंट को एक जगह से दूसरी जगह चेंज कर पाए। जैसे कि अगर आप साइकिल चलाते हैं तो देखिए आइडियली तो आपका फोर्स पहिए पे लगना चाहिए था, बट
चेन की हेल्प से, चेन भी एक सिंपल मशीन्स हो गई, वो गियर के ऊपर काम करते हैं, गियर के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। हम पेडल के ऊपर फोर्स लगाते हैं बट चलता क्या है, पहिया है, करेक्ट। तो हमने चेंज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज कर दिया। दूसरी बात, अगर हम पुली के बारे में बात करें तो चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ एप्लीकेशन। पुली की हेल्प से हम क्या करते हैं, पहले कुएं से पानी कैसे निकालते थे, हम नीचे से ऊपर खींचते थे, नीचे से ऊपर फोर्स लगाना थोड़ा सा टफ है। पुली की हेल्प से हमने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी और अब हम नीचे की तरफ खींचते हैं और पानी ऊपर आ जाता है। और चौथी बात हो सकती है हमारी, ये स्पीड मल्टीप्लायर के रूप में भी काम कर सकता है, कि हमारी स्पीड को मल्टीप्लाई कर सकता है, स्पीड को काफ़ी ज़्यादा कर सकता है। तो सिंपल मशीन ये सब काम कर सकती है। अब हम कई तरह की सिंपल मशीन्स देखेंगे, बिकॉज बहुत सारी जो भी हमारा काम आसान कर दे वो एक सिंपल मशीन है, करेक्ट। यहाँ पे हम इंजन्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जो बहुत सिंपल सी दिखती हैं बट हमारा काम काफ़ी हद तक आसान कर देती हैं। तो चलिए सिंपल मशीन्स के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। लेट्स सी, अ मशीन कैन नॉट डू एनी वर्क ऑन इट्स ओन, अपने आप ये कोई काम नहीं करती। वी हैव टू अप्लाई फोर्स एट ए कन्वीनियंट पॉइंट, हमें एक फोर्स लगाना पड़ता है ऑन द मशीन विच गेट्स ट्रांसफर्ड टू सम अदर पॉइंट, जो दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफर हो जाता है, वेयर द रिक्वायर्ड वर्क इज डन मोर इफेक्टिवली। तो कोई भी मशीन अपने आप काम नहीं करेगी, कोई भी सिंपल मशीन अपने आप काम नहीं करेगी। हम फोर्स लगाते हैं किसी एक कन्वीनियंट पॉइंट पे, जो ट्रांसफर हो जाता है जहाँ पे हमें काम करना है, और हम इफेक्टिवली और कन्वीनियंटली काम कर पाते हैं। तो एफर्ट क्या है, जो हम लगाते हैं, फोर्स अप्लाइड टू द मशीन, जो मशीन के ऊपर फोर्स लगाया जाता है उसको हम बोलते हैं एफर्ट। लोड क्या है, फोर्स ओवरकम बाय द मशीन, मतलब जो काम मशीन करती है या जो लोड, जो एफर्ट मशीन लगाती है उसको हम बोलते हैं लोड। तो एफर्ट जो हम लगाते हैं, लोड जो मशीन हमें आउटपुट देती है। तो एफर्ट हमारी इनपुट हो गई, लोड हमारी आउटपुट हो गई। आप ऐसा भी समझ सकते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और इसको और समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला टेक्निकल वर्ड आपकी वोकेबुलरी में यहाँ पे होना चाहिए, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होती है। मैकेनिकल एडवांटेज होती है लोड बाय एफर्ट। लोड बाय एफर्ट, लोड जो आपकी आउटपुट था, एफर्ट जो आपकी इनपुट था, L/E। सिंपल मशीन्स आर टूल्स विच इन्वॉल्व्स द यूसेज ऑफ आइदर लीवर्स और इंक्लाइंड प्लेन्स और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो हम लीवर्स के बारे में बात करेंगे, इंक्लाइंड प्लेन्स के बारे में बात करेंगे, गियर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, पुलिस के बारे में बात करेंगे और समझेंगे मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में और फर्दर। मतलब मैकेनिकल एडवांटेज आपके एक फोर्स मल्टीप्लायर का एग्जांपल आप दे सकते हो कि कितना कम एफर्ट लगाने पे कितना ज़्यादा लोड आप उठा सकते हो। मैकेनिकल एडवांटेज आपको ये बता सकती है। थोड़ा सा और समझते हैं, बट एक और टेक्निकल टर्म है जो आपको समझनी है। एक होता है वेलोसिटी रेशियो। हमने बताया था कि ये एक स्पीड मल्टीप्लायर के रूप में भी काम कर सकता है, करेक्ट। तो वेलोसिटी रेशियो को समझते हैं। वेलोसिटी रेशियो क्या है, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लोड, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लोड, VE/VL, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ लोड VL को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लोड। देखो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पे DL मैंने लिखा है, DL इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लोड, और T क्या है, टाइम। वेलोसिटी ऑफ द एफर्ट क्या होगा, VE क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एफर्ट डिवाइड बाय टाइम, करेक्ट। वेलोसिटी ऑफ द लोड आपको मिल गया, वेलोसिटी ऑफ द एफर्ट आपको मिल गया, इजीली एक ही फॉर्मूला है उसका, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर देंगे, बिकॉज वेलोसिटी रेशियो क्या है, वेलोसिटी ऑफ द एफर्ट डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ द लोड, तो आपको मिलेगा इट इज नथिंग बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एफर्ट डिवाइड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लोड। तो वेलोसिटी रेशियो किसके बराबर होगा, DE/DL। DE क्या है यहाँ पे, DE क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एफर्ट, DL क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लोड। प्लीज टेक ए नोट ऑफ दिस एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ओके। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम समझते हैं, ठीक है, और वो है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट, वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट। अब वर्क समझते हैं कि वर्क क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, डायनामिक्स में भी देखा था, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो आउटपुट क्या होगा, जितना लोड था, लोड तो फोर्स था, इनटू DL, जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये हो गया आपका फोर्स और ये हो गया आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लोड, डिस्टेंस लोड इनटू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लोड। ये हो गया एफर्ट इनटू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एफर्ट। तो ये हो गया वर्क इनपुट, बिकॉज एफर्ट तो हम देते हैं, लोड हमारी आउटपुट जैसा होता है। तो अब अगर हम देखें, अब यहाँ पे इस फॉर्मूला का आप प्लीज इस तरीके से देखिए, लोड इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एफर्ट, ये आपका फॉर्मूला होता है।
तो लोड बाय एफर्ट क्या होगा, ये हो गया आपका मैकेनिकल एडवांटेज। एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लोड डिवाइड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एफर्ट, ये हमने देखा था डीई बाय डीएल क्या था, वेलोसिटी रेशियो था। यहाँ पे डीई बाय डीएल किसके बराबर हो गया, 1 बाय वेलोसिटी रेशियो हो गया है। तो ये हो गया आपकी मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो। तो मैकेनिकल एडवांटेज अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो वेलोसिटी रेशियो इधर मल्टीप्लाई होके एफिशिएंसी के साथ हमें क्या देगा, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफिशिएंसी को हम इस सिंबल से दिखाते हैं, इसको हम ईटा भी बोल देते हैं, एंड इनटू वेलोसिटी रेशियो। तो ये इनके बीच का रिलेशन है जो मैंने ऊपर लिख दिया है। आई होप यू आर नॉट कंफ्यूज्ड, you please go through with the notes that I have given in the download section and इन कॉन्सेप्ट को थोड़ा और पढ़िए जिससे आपको थोड़ा और क्लैरिटी आएगा। चलिए थोड़ा और पढ़ते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर a machine which with 5 as its mechanical advantage। मैकेनिकल एडवांटेज समझिए, लोड बाय एफर्ट के बराबर होती है। इट रेजेस अ लोड ऑफ 25 न्यूटन, कैलकुलेट द मिनिमम एफर्ट दैट हैज टू बी अप्लाइड टू इट। वो मिनिमम एफर्ट आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे आप मिनिमम एफर्ट, तो चलिए देखते हैं। तो लोड रेज्ड बाय द मशीन कितना है भाई, 25 न्यूटन। मैकेनिकल एडवांटेज 5 है, एफर्ट आपसे पूछा गया। मैकेनिकल एडवांटेज इज नथिंग बट लोड बाय एफर्ट, सो 5 इज इक्वल टू 25 बाई ई। तो ई यहाँ से आपके पास आ जाता है किसके बराबर भाई, 25 बाई 5, दैट इज 5 न्यूटन। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और पहली सिंपल मशीन के बारे में बात करते हैं। तो पहली सिंपल मशीन है क्या, अ लीवर। लीवर क्या है, अ लीवर इज अ स्ट्रेट और ए बेंट रोड। स्ट्रेट भी हो सकता है, मुड़ा हुआ भी हो सकता है, कैपेबल ऑफ रोटेटिंग अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट। ये एक फिक्स्ड पॉइंट के अलोंग रोटेट करता है। फिक्स्ड पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है और वही डिफाइन करेगा कि आपका कौन सा लीवर है। द फिक्स्ड पॉइंट अबाउट विच अ लीवर रोटेट्स इज कॉल्ड फलक्रम। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फलक्रम। द डिस्टेंस बिटवीन एफर्ट एंड फलक्रम इज कॉल्ड एफर्ट आर्म। द डिस्टेंस बिटवीन एफर्ट एंड फलक्रम, फलक्रम वो पॉइंट होता है जहां से वो रोटेट करता है, वहां से जो एफर्ट का डिस्टेंस है उसको हम एफर्ट आर्म बोलेंगे, और वहां से फलक्रम से ही जो लोड का डिस्टेंस है उसको हम लोड आर्म बोलेंगे। क्लियर है। तो अब हम अलग अलग टाइप के लीवर देखेंगे, अलग अलग क्लास के लीवर देखेंगे, अलग अलग स्टैंडर्ड के लीवर देखेंगे, और उससे हम समझ में एग्जैक्टली पाएंगे कि लीवर है तो क्या है। ओके, तो चलिए आगे बात करते हैं। और यहाँ पे आती है लीवर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की बात। लीवर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्या है, ओके, लीवर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। लीवर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है कि जो फलक्रम है आपका ये बीच में होता है, एक तरफ लोड होता है, एक तरफ एफर्ट होता है। सीजर्स, कैंची आपने देखी होंगी। सीशॉ, जो बच्चे ग्राउंड में झूला झूलते हैं, वो भी इसी क्लास के लीवर की बात करता है। यहाँ पे आप एक तरफ एफर्ट लगाते हैं और दूसरी तरफ से लोड उठता है, फलक्रम आपका एग्जैक्ट बीच में है। इनको हम फर्स्ट ऑर्डर लीवर बोलते हैं, लीवर्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अब इसके बारे में देखते हैं मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगी। अब यहाँ पे ये आपका क्या होगा, ये आपका एफर्ट आर्म होगा। क्या होगा, एफर्ट आर्म। ये आपका क्या होगा, ये आपका लोड आर्म होगा। करेक्ट, और दोनों ऑलमोस्ट सेम भी हो सकते हैं। करेक्ट, तो लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। करेक्ट, तो L इंटू NO इज इक्वल टू E इंटू MO। तो L बाई E इज इक्वल टू MO बाई NO विच इज इक्वल टू एफर्ट आर्म बाई लोड आर्म, एफर्ट आर्म बाई लोड आर्म। ये आपको पता होना चाहिए। अब हम सेकंड ऑर्डर लीवर की बात करते हैं। ध्यान रखिए, फर्स्ट ऑर्डर के बीच में फलक्रम था, सेकंड ऑर्डर के बीच में लोड है, फलक्रम एक तरफ है और एफर्ट एग्जैक्टली दूसरी तरफ है। तो इन दिस क्लास ऑफ लीवर्स द लोड लाइज बिटवीन एफर्ट एंड फलक्रम। नट क्रैकर जो होते हैं आपके, ठीक है, या बॉटल ओपनर होते हैं, वो इस तरह के एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। करेक्ट, उसमें यही करते हैं, फलक्रम लोड बीच में होता है, एफर्ट दूसरी तरफ होता है। यहाँ पे ये फलक्रम है, ये बीच में लोड है, और ये यहाँ पे आप एफर्ट लगाए। नट क्रैकर ऐसे ही होते हैं ना, कटक बीच में रख के कटक ऐसे करते तो लोड बीच में होता है। करेक्ट, बॉटल ओपनर भी आपका कुछ इसी तरह का होता है, फलक्रम एक तरफ होता है। मतलब कैसे करते हो, ये बॉटल है, ये ओपन करनी है, आप ऐसे फंसाते हो, तो ये फलक्रम हो गया, ये बीच में लोड हो गया, और इस तरफ से आपने एफर्ट लगा दिया। तो ये कहानी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे फलक्रम से जो ये लोड तक है, इस ये हमारी हो गई लोड आर्म, और फलक्रम से जो एफर्ट तक है ये हो गई हमारी एफर्ट आर्म। करेक्ट, अब यहाँ पे एफर्ट आर्म डेफिनेटली हमारी बड़ी है लोड आर्म से, तो क्या होगा और उससे क्या इफेक्ट आएगा।
सो मैकेनिकल एडवांटेज अगर हम देखते हैं तो लोड इंटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म, लोड बाय एफर्ट इज इक्वल टू एम ओ बाय एन ओ, एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, तो एफर्ट आर्म बड़ा है, लोड आर्म छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ ये समझिए आप, बिकॉज लोड आर्म तो इतना ही है, ये है लोड आर्म और ये है आपका क्या, एफर्ट आर्म। इन क्लास 2 लीवर्स द एफर्ट आर्म इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लोड आर्म। इसका मतलब क्या है, therefore the mechanical advantage is always greater than 1, so the great load can be lifted with the lesser effort। तो यहां पे क्या हो गया, ये अपना हो गया फोर्स मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर ये क्या हो गया हमारा, ये फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करता है। ध्यान रखिए, पहले क्लास ऑफ लीवर में फलक्रम आपका बीच में था, दूसरे क्लास ऑफ लीवर में लोड आपका बीच में है, एंड अब तीसरे क्लास ऑफ लीवर की बात करते हैं, इसमें एफर्ट आपका बीच में है, फलक्रम एक तरफ है और लोड एक तरफ है, ठीक है। दीज लीवर्स, द लीवर्स इन विच द एफर्ट लाइज बिटवीन लोड एंड द फलक्रम आर कॉल्ड क्लास 3 लीवर्स, उनको हम क्लास 3 लीवर्स बोलते हैं। फायर टोंग्स उनका एग्जाम्पल हो सकते हैं, या फिर ब्रेड नाइफ भी उनका एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। फायर टोंग्स क्या होते हैं, एक तरफ आप लोड उठाते हो, एक तरफ, ठीक है, फलक्रम उनका एग्जैक्टली एंड, करेक्ट, ऐसा ही कुछ होता है ना, यहाँ पे आप फायर उठाते हो, यहाँ पे आपका फलक्रम है और यहाँ पे आप एफर्ट डालते हो, करेक्ट, एग्जैक्टली यही होगा। ब्रेड नाइफ भी बिल्कुल ऐसे ही तरह से काम करता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, तो लोड इंटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म, तो एल इंटू एन ओ इज इक्वल टू ई इंटू एम ओ, एल लोड बाय एफर्ट इज इक्वल टू एम ओ बाय एन ओ विच इज एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। इन क्लास 3 लीवर्स द लेंथ ऑफ द लोड आर्म is always greater than the effort arm। इसका मतलब मैकेनिकल एडवांटेज is always less than 1, hence it's always used as a speed multiplier। ये हमेशा स्पीड मल्टीप्लायर मतलब स्पीड ज्यादा करने के लिए काम में आता है, एंड नेवर एज ए फोर्स मल्टीप्लायर। तो क्लास 3 लीवर आपके फोर्स मल्टीप्लायर नहीं होते, क्लास 2 लीवर आपके फोर्स मल्टीप्लायर होते हैं, ठीक है। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, फ्ली, एफ एल ई, ओके, एफ एल ई का मतलब ये है, क्लास 1 लीवर में क्या हुआ था, जो फलक्रम था वो बीच में था, ये हो गया, ठीक है। क्लास 2 में क्या था आपका, लोड बीच में था, और क्लास 3 में आपका एफर्ट बीच में था, तो जो बीच में उस तरीके से आप याद कर सकते हैं, एफ एल ई, क्लास 1 2 3 फ्ली, एफ एल ई। तो इस तरीके से ये जस्ट एक याद करने का तरीका आपका हो सकता है। चलिए आगे बात करते हैं और एक क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। टू लिफ्ट अ पीस ऑफ बर्निंग कोल ऑफ मास 200 ग्राम, ठीक है। देखिए, अगर आपको मास वगैरह ग्राम में दिया हुआ है, लेंथ अगर सेंटीमीटर में दी हुई है, मिलीमीटर में दी हुई है, तो कोशिश कीजिए कि आप सबको ऐसा यूनिट में बाय डिफॉल्ट कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ पे 200 ग्राम है तो 0.2 kg आप यहाँ ऐसे ही समझ के चलिए। अ कुक यूजेस ए फायर टोंग ऑफ लेंथ, फायर टोंग कौन सी क्लास का लीवर है ये आपको पता होना चाहिए, करेक्ट। इसमें एक तरफ फलक्रम था, एक तरफ लोड था, बीच में एफर्ट था, तो क्या था, बीच में एफर्ट था, एफ एल ई, तो आप समझ सकते हैं। लेंथ 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर को भी आप या तो मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। ही अप्लाइज द एफर्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में देते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। फ्रॉम इट्स फलक्रम फाइंड द एफर्ट अप्लाइड टू द कुक बाय द कुक, सॉरी। मास ऑफ द कॉल कितना है, 200 ग्राम है, इसका मतलब 0.2 kg हो गया आपका। लोड कितना है, 0.2 kg इंटू 10, तो 2 न्यूटन हो गया। लेंथ ऑफ द लोड आर्म 30 सेंटीमीटर है, एफर्ट आर्म 10 सेंटीमीटर है, तो एफर्ट किसके बराबर होगा, लोड इंटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। इसका मतलब एफर्ट किसके बराबर हो गया, लोड इंटू लोड आर्म डिवाइड बाय एफर्ट आर्म, तो 2 इंटू 30 बाय 10 दैट विल गिव यू 6 न्यूटन। तो उसने 6 न्यूटन ही फोर्स लगाया, बट उसने उठाया कितना था, लोड 2 न्यूटन, मतलब 6 न्यूटन फोर्स लगा के 2 न्यूटन लोड उठाया है। इसका मतलब ये फोर्स मल्टीप्लायर तो नहीं है, करेक्ट, ये स्पीड मल्टीप्लायर है, मतलब क्लास 3 टाइप ऑफ लीवर हमने देख चुके हैं, करेक्ट। एक और क्वेश्चन समझते हैं। लेंथ ऑफ ए नट क्रैकर इज 25 सेंटीमीटर, नट क्रैकर, जहां पे लोड आपका बीच में था, करेक्ट, क्लास 2 लीवर की बात हो रही है। अ नट इज केप्ट 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द फुलक्रम, ओके, and an effort of 32 न्यूटन is applied at the other end of the nutcracker। मतलब यहाँ पे जो एफर्ट आर्म है वो आपको बता दी गई है, भाई 32 न्यूटन का लोड आपने लगाया है और 25 सेंटीमीटर आपकी एफर्ट आर्म है, और एफर्ट भी आपको बता दिया गया है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द नट, मतलब आपसे लोड पूछ रहे हैं और लोड आर्म आपको ऑलरेडी दे दिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया है। तो लोड इंटू लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म,
तो लोड कितना है, एल आपको फाइंड आउट करना है। लोड आर्म कितनी है, 8 सेंटीमीटर आपको दी हुई है। एफर्ट कितना है, 32 न्यूटन आप लगा रहे हैं, जो कि आपको क्लियर कट दिया हुआ है। एंड 25 सेंटीमीटर आपका लेंथ ऑफ द नट क्रैकर, मतलब एफर्ट आर्म आपको दे दिया है। तो लोड किसके बराबर हो जाएगा, 32 इंटू 25 डिवाइड बाई 8, तो 8 4 जा एंड 25 4 जा, दैट इज इक्वल टू 100 न्यूटन। मतलब आपने क्या किया कि 32 न्यूटन फोर्स लगा के 100 न्यूटन फोर्स को ओवरकम किया है। इसका मतलब ये क्या है, दिस इज सर्टेनली फोर्स मल्टीप्लायर, करेक्ट, दिस इज फोर्स मल्टीप्लायर। और ये क्या था, दिस वाज क्लास 2 लीवर, करेक्ट, क्लास 2 फोर्स मल्टीप्लायर की तरह आपके सामने आ गया है, करेक्ट। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ पे लीवर आपके खत्म हो जाते हैं और इंक्लाइंड प्लेन्स आपके शुरू हो जाते हैं। तो इंक्लाइंड प्लेन्स को समझने की कोशिश करते हैं कि इंक्लाइंड प्लेन है क्या। आपने देखा होगा कि आपका घर अगर बंगलो जैसा है तो घर के सामने एक स्लोप होता है। जिससे स्लोप क्यों होता है, बिकॉज सीढ़ियों से तो गाड़ी चढ़ाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसलिए स्लोप से गाड़ी इजीली चढ़ जाती है। तो वो स्लोप इसलिए होता है कि कन्वीनियंटली आपकी कार आपके घर के अंदर पार्क हो सके। सोसाइटीज गेट आपने देखे होंगे, थोड़ा जो स्लोप होता है वो इसलिए होता है, या व्हील चेयर एसेसिबल पार्किंग जो होती है मॉल्स में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे स्लोप होता है, उसको हम इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं, जिसमें एक थीटा होता है। ठीक है, यहाँ पे इसके यहाँ से चढ़ के आप यहाँ तक पहुँचते हैं, इससे आपकी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। ये जो थीटा है ये उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हम उसको बोलते हैं। एक हाइट h है और ये लेंथ ऑफ द स्लोप l है। ये लोड है कैपिटल L, वेट आपका नीचे की तरफ होगा, एफर्ट आपका ऊपर की तरफ होगा, करेक्ट। तो वर्क डन बाय द एफर्ट क्या होगा, एफर्ट इनटू द डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन किसके बराबर होता है भाई, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन बाय द एफर्ट कितना होगा, एफर्ट जो आपने लगाया इनटू द डिस्प्लेसमेंट, तो E इनटू L। वर्क डन बाय द लोड कितना होगा, ठीक है, लोड इनटू द डिस्प्लेसमेंट, तो W इनटू H, बिकॉज लोड कितना है W, और कितना उसने ओवरकम किया है, हाइट, करेक्ट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना था, वेट W, और कितना डिस्प्लेस हुआ, H, करेक्ट। तो वर्क डन बाय द एफर्ट कितना होगा, E इनटू L, जो आपने लगाया एफर्ट इनटू कितना उसने लेंथ चला L, और लोड कितना था W, और वो कितनी हाइट तक गया WH। अब क्या हुआ, सिंस द लोड इज रेज्ड टू सेम हाइट, सो द वर्क डन इज सेम इन बोथ द केसेस, इसलिए हम W वर्क वेट इनटू हाइट इज इक्वल टू E इनटू L, तो W बाई E, वेट बाय एफर्ट इज इक्वल टू L बाई H, और यही आपकी मैकेनिकल एडवांटेज थी, बिकॉज ये क्या हो गया, लोड बाय एफर्ट ही हो गया ना, लोड बाय एफर्ट इज इक्वल टू W बाई E इज इक्वल टू L बाई H। सो मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पे एक इंक्लाइंड प्लेन की कितनी हो जाती है, लेंथ ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, लेंथ ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। तो मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पे कितनी होगी, 1 बाई साइन थीटा के बराबर भी लिख सकते हो, बिकॉज साइन थीटा किसके बराबर होता है भाई, साइन थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे उल्टा है, मतलब हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर है, इसका मतलब 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, कोसिकेंट थीटा लिख सकते हैं। तो थीटा अगर 0 से 90 के बीच में होगा, मतलब 0 से बड़ा होगा 90 से छोटा होगा, सिंस थीटा इज साइन थीटा इज लेस देन 1, मैकेनिकल एडवांटेज विल बी ग्रेटर देन 1। मतलब क्या हुआ कि मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ेगी विद डिक्रीज इन थीटा, थीटा जितना कम होगा मैकेनिकल एडवांटेज उतना बढ़ेगा, ठीक है। साइन थीटा अगर लेस देन 1 होगा तो मैकेनिकल एडवांटेज आपकी ग्रेटर देन 1 होगी, ये बात समझिए आप, क्योंकि ये 1 बाई साइन थीटा है, करेक्ट, और मैकेनिकल एडवांटेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा आप बोल सकते हो। तो इसलिए अगर थीटा डिक्रीज हुआ तो मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीज होगी, थीटा साइन थीटा अगर लेस देन 1 होगा तो मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होगी। ये बात आपको समझनी है, समझे बात को। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मोमेंट ऑफ ए फोर्स की बात करते हैं। पूरी फिजिक्स में जहाँ पे भी वर्ड मोमेंट आ जाए, इसका मतलब मोमेंट से आप समझिए, मोमेंट इज इक्वल टू इनटू लेंथ, मतलब उसी चीज के मल्टीप्लाई में आप लेंथ कर देते हो, मोर और लेस कहानी यही है। अब यहाँ पे बात करें फोर्स के मोमेंट की, मतलब क्या होगा कि द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए फोर्स, करेक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन, मतलब क्या हुआ कि फोर्स इनटू लेंथ ही हुआ ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, इमेजिन कीजिए कि आप दरवाजा खोल रहे हैं, वहां पे एक हैंडल होता है जो आप पकड़ते हैं और दरवाजा खोल लेते हैं। तो जहां पे आपने फोर्स लगाया, करेक्ट, वो हैंडल के ऊपर लगाया, वो फोर्स था जितना भी लगाया,
और वो वहां से वो जो एक दरवाजा ऐसे घूमता है ना ऐसे, और ये प्रॉब्ली यहाँ पे कहीं पे था फोर्स, और यहाँ से वो घूम रहा था, तो ये जो डिस्टेंस हुआ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये जो पूरा दरवाजे की जो विड्थ है वो हो गया आपका लेंथ। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब फोर्स इनटू द विड्थ ऑफ द डोर। तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मतलब फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जहां से वो घूम रहा है वो डिस्टेंस, समझ रहे हो, फोर्स इनटू लेंथ। मोमेंट ऑफ ए फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। टाउ को हम क्या लिखेंगे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीटर, न्यूटन मीटर, या फिर हम इसको सीजीएस में बात करें तो ये 9 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, ये 9 सेंटीमीटर के बराबर होता है। मोमेंट ऑफ ए फोर्स की बात कर ली है। ठीक है, मोमेंट ऑफ ए फोर्स मतलब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे टाउ को जो है हम टॉर्क भी बोलते हैं। टॉर्क इसका मतलब होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग मतलब ये बेसिकली टर्न करवाता है, जैसे कि बोतल का ढक्कन हम खोलते हैं उस तरह का फोर्स है, कुछ कपल जैसा है, एंड अनलाइक फोर्स इसमें काम करते हैं। थोड़ा और आगे समझने की कोशिश करते हैं। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, आप दरवाजा खोलते हो उसको क्लॉकवाइज भी खोल सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी खोल सकते हो। तो जिस भी डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हो वही मोमेंट हो जाता है। मतलब इफ अ बॉडी इज टर्न्ड एंटी क्लॉकवाइज ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, द मोमेंट ऑफ ए फोर्स इज सेड टू बी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एंड इट्स टेकन एज ए पॉजिटिव मोमेंट। एंड द मोमेंट ऑफ ए फोर्स इज टेकन नेगेटिव मोमेंट व्हेन द बॉडी इज टर्न्ड क्लॉकवाइज। देखो बॉडी अगर क्लॉकवाइज घूमेगी तो उसको हम क्लॉकवाइज मोमेंट लेंगे, और बॉडी जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो हम उसको एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लेंगे। बट ये पॉजिटिव नेगेटिव का क्या चक्कर है समझ में देखते हैं। देखिए आपके हाथ को इस तरीके से अगर आप घुमाते हैं तो अंगूठा ऊपर की तरफ आता है। अब आपकी उंगलियां कैसे घूम रही हैं, दीज आर एंटी क्लॉकवाइज, और अंगूठा ऊपर की तरफ, ऊपर की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं। तो जब उंगलियां एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हैं तो पॉजिटिव है, और जब उंगलियां क्लॉकवाइज घूम रही हैं तो नेगेटिव है। यही बात आपको याद रखनी है। एंटी क्लॉकवाइज जब उंगलियां घूम रही, एंटी क्लॉकवाइज जब मोमेंट है तो पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज जब मोमेंट है तो नेगेटिव है। दैट्स ऑल। तो इसको हम राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड नहीं लेना आपको, राइट हैंड ही लेना है। करेक्ट, उंगलियां एंटी क्लॉकवाइज है, अंगूठा ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। इनको हम क्लॉकवाइज मोमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बोलते हैं। और एक आगे आता है कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट बोलता है कि क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। इसका मतलब ये हुआ जैसे बच्चे वो ग्राउंड में खेलते हैं सीसो के ऊपर खेलते हैं, राइट। तो जो सीसो होता है वो इसका परफेक्ट एग्जांपल है। एक बच्चा इस तरफ जाता है, क्लॉकवाइज हो गया, करेक्ट, बीच में फुलक्रम है, टाइप 1 लीवर है, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट, और इस भाई साहब का एंटी क्लॉकवाइज, तो ये चलता रहता है। क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। इसके ऊपर आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आई विल अगेन रिकमेंड, आपके पास जो भी बुक है आप उसका रेफरेंस ले सकते हैं, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मेरे जो नोट्स मैंने दिए हैं उनको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेफिनेटली प्रैक्टिस कीजिए, उनको सॉल्व कीजिए। यू विल हैव ए वेरी ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पार्ट, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। लेट्स सी, a mechanic unscrew a nut by applying a force of 120 न्यूटन। कितना फोर्स लगा रहा है भाई, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फोर्स कितना लगा रहा है, फोर्स इज इक्वल टू 120 न्यूटन। ओके, इसको हमने F1 का नाम ले दिया। ऑन ए स्पैनर ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर। ओके, लेंथ कितनी है भाई, लेंथ इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 40 डिवाइड बाय 100 मीटर हो गया। What should be the required length of the spanner in order to apply only 40 न्यूटन फोर्स। मतलब वो नहीं चाहता कि मैं 120 न्यूटन भी फोर्स लगाऊं। आपने देखे होंगे नट को हम कभी कभी उंगली से नहीं खोल पाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम एक स्पैनर लेते हैं और उसकी हेल्प से हम उसको खोलते हैं। स्पैनर क्या करता है कि हमारा वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना उसको बढ़ा देता है, जिसकी वजह से मोमेंट आपका ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से स्पैनर आपका इजीली खुल जाता है। वो भी एक सिंपल मशीन है, बिकॉज वो एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह आपका काम करता है। करेक्ट, तो हम एक लेंथ बढ़ा के काम कर सकते हैं। अब उसको फोर्स घटाना है तो उसको लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। अब कितनी बढ़ानी पड़ेगी ये देखना है। तो पहली बात तो इसका मोमेंट देखते हैं। ठीक है, मोमेंट कितना है, मोमेंट यहाँ पे कितना है, 120 इंटू 40 बाय 100, ये भाई साहब हो गए आपके
48 न्यूटन मीटर। अब ये तो आपका फिक्स है, इतना तो आपको चाहिए ही चाहिए, इतना मोमेंट अगर वो आपको नट खोलना है। बट वो भाई साहब 40 न्यूटन ही फोर्स लगाना चाहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 48 तो चाहिए और 40 न्यूटन फोर्स चाहिए, तो एल क्या होगा? ठीक है, एल क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। दैट मीन्स बिकॉज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, करेक्ट, इसका फॉर्मूला है। तो एल किसके बराबर हो जाएगा? 48/40, दैट विल गिव यू 1.2 वट मीटर, 1.2 मीटर। मतलब अगर उसको 40 न्यूटन फोर्स लगाना है तो जो स्पैनर है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? 1.2 मीटर, इतना लंबा होना चाहिए। मतलब अगर आपको जितना फोर्स कम करना है उतना ज़्यादा आपको लेंथ बढ़ानी पड़ेगी, आपका काम आसान होता चला जाएगा। तो स्पैनर भी आप समझ सकते हैं कि ये एक तरह की सिंपल मशीन है और हमारा काम बहुत आसानी से कर सकती है। आप कार का जब पंचर हो जाता है तो हम स्क्रू ओपन करते हैं, तो वो भी स्पैनर की हेल्प से ही हो पाता है, उंगली की हेल्प से तो हो नहीं पाते, बिकॉज हमें वो टाइट रखने पड़ते हैं। लूज छोड़ेंगे तो वैसे ही निकल के चले जाएंगे। तो स्पैनर के बिना हमारा काम चल नहीं सकता। तो स्पैनर भी हमारी सिंपल मशीन है और वो इस तरीके से काम करती है। मोमेंट ऑफ फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके लिए समझने के लिए। मोमेंट का मतलब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। मतलब किसी भी चीज़ का अगर मोमेंट निकालना है तो उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी फिजिक्स में, और वही होता है आपका मोमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। इस चैप्टर में हम मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो यू शुड बी क्लियर अबाउट दिस। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। वाओ, अनदर वेरी वेरी अमेजिंग कॉन्सेप्ट। इक्विलिब्रियम क्या होता है? बेसिकली यहाँ पे जो नेट है किसी चीज़ का वो जीरो हो जाता है। अगर मैं बात कर रहा हूँ इस चैप्टर में तो मैं इक्विलिब्रियम फोर्स की बात कर रहा हूँ, फोर्स इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ। तो फोर्स इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? अ बॉडी कैन बी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम if the number of force acting on the body do not produce a change in the state of rest or of uniform motion of the body। मतलब बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं बट वो उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं ला पा रहे हैं। इसका मतलब सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। इसका मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम पे है। फॉर अ बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम or for a body which is in equilibrium under the action of a number of force in a plane, the sum of clockwise moment is equal to the sum of anti-clockwise moment। अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम पे है इसका मतलब उसकी जो क्लॉकवाइज मोमेंट है वो उसकी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर हो जाएगी। ये भी एक बात है, ठीक है। और यहाँ पे हम फोर्स इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, ओके। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम भी हो सकता है जब एक आयन दूसरे आयन के पास ना जाए, मतलब पॉजिटिव आयन, नो ट्रांसफर ऑफ आयन्स हो। केमिकल इक्विलिब्रियम हो सकता है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम हो सकता है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हो सकता है, बहुत तरह के इक्विलिब्रियम हो सकते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज़ का ट्रांसफर वहाँ पे जीरो हो जाता है, आपने बैलेंस अचीव कर लिया। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट को हम बैलेंस्ड पॉइंट भी बोल सकते हैं। मतलब क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट यहाँ पे हो जाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। थोड़ा सा फर्दर और समझने की इसको कोशिश करते हैं। पहली बात तो समझते हैं अब कपल क्या है। तो शुरू में हमने अनलाइक पैरेलल फोर्सेस देखे थे, कुछ इस तरीके के थे, इसी को हम कपल भी बोलते हैं। कपल क्या होता है? लाइक योर मॉम एंड डैड, दे आर कपल। एक मेल है एक फीमेल है, दोनों अनलाइक हैं बट दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, मकसद एक ही है, इफेक्ट भी एक जैसा ही है, तो उसको हम कपल बोलते हैं। तो देखते हैं, पेयर ऑफ इक्वल कोप्लेनर एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, दोनों बराबर होने चाहिए। देखो अनलाइक के टाइम पे जब मैंने बताया था, अनलाइक में दोनों फोर्स बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, बट कपल में दोनों को बराबर होना बहुत जरूरी है। समझ, दोनों के बराबर के राइट है। तो हर एक कपल एक अनलाइक पैरेलल फोर्स है, ठीक है, बट हर एक अनलाइक पैरेलल फोर्स एक कपल नहीं है। बिकॉज कपल में एक पर्टिकुलर कंडीशन है कि आपकी जो दोनों का मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए, डायरेक्शन डेफिनेटली अपोजिट होनी चाहिए। एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी हुज लाइंस ऑफ एक्शन आर नॉट सेम, दोनों सेम डायरेक्शन में काम नहीं करते, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। एंड प्रोड्यूस ए टर्निंग इफेक्ट। अब ये क्या करेंगे? टर्निंग इफेक्ट। कोई भी चीज़ आपको कॉम्प्लेक्स खोलनी है तो आप कैसे फोर्स लगाते हैं? आप ऐसे ही फोर्स लगाते हैं, एक इधर, और आप चीज़ों को घुमाते हैं। गाड़ी का स्टीयरिंग कैसे काम करता है? हम दोनों ऐसे पकड़ी हुई, एक हाथ ऐसे फोर्स लगाता है, एक हाथ ऊपर की तरफ, एक हाथ नीचे की, तभी तो गाड़ी घूमती है, करेक्ट, तभी तो गाड़ी घूमती है, करेक्ट। बोतल का ढक्कन आप कैसे खोलते हैं? बोतल का ढक्कन आप कैसे खोलते हैं? उसको आप इस तरीके का फोर्स लगाते हैं, तो उंगली आपकी उधर जाती है और अंगूठा आपका इधर आता है, दिस लाइक दिस, करेक्ट। तो ये कपल होता है। कपल किसी भी चीज़ को घुमा सकता है। आप साइकिल भी चलाते हैं तो भी तो ऐसे ही ना, एक हाथ जब इधर जाएगा तो दूसरा हाथ उधर जाएगा, तभी तो साइकिल इधर मुड़ेगा।
और ये हाथ जब इधर जाएगा तो ये हाथ इधर जाएगा। अब ऐसा थोड़ी ना कि दोनों हाथ इधर गए, दोनों, तो साइकिल कहाँ जाएगा? तो ये कपल होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाइड एट टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड कपल। तो दोबारा देखते हैं, अ बॉडी ऑफ इक्वल कोप्लेनर एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी हुज लाइन ऑफ एक्शंस आर नॉट सेम एंड प्रोड्यूस अ टर्निंग इफेक्ट ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड अ कपल। ओके, मोमेंट ऑफ ए कपल क्या होगा? मोमेंट ऑफ ए कपल क्या होगा? तो फोर्स इनटू आर्म ऑफ द कपल। हालांकि अगर हम देखें कि इसका क्या होगा, दिस इनटू दिस, प्लस इसका क्या होगा, दिस इनटू दिस, अल्टीमेटली दोनों अगर सेम है तो ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, वो हम बोल सकते हैं। कपल इज ए वेक्टर क्वांटिटी, कपल एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज कपल क्या है, कपल एक फोर्स ही है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है हमारी। प्रॉपर्टीज ऑफ मोमेंट ऑफ ए कपल, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। मोमेंट ऑफ ए कपल ऑलवेज लीड्स टू प्योर रोटेशन, मतलब कपल का काम ही रोटेट करवाना है, उसका काम नहीं है लीनियर मोशन करवाना, कपल का काम रोटेट करवाना है। अ कपल कैन नेवर बी रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल फोर्स, कपल का कोई रिजल्टेंट नहीं होता, कपल को हम दो फोर्स को हम कभी भी एक फोर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इट कैन बी रिप्लेस्ड ओनली बाय अनदर कपल। ठीक है, तो कपल का कोई रिजल्टेंट फोर्स जैसे हमने निकाला था कि बहुत सारे फोर्स को हटा के एक ही फोर्स जो उन जैसा ही इफेक्ट दे, तो हम कपल को एक सिंगल फोर्स से रिप्लेस नहीं कर सकते, एक कपल को दूसरे कपल से ही रिप्लेस किया जा सकता है। तीसरी बात, the resultant couple acting on a body is equal to the vectorial sum of the moments of individual couple acting on it. Okay, मीन्स अगर आप एक रिजल्टेंट कपल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो रिजल्टेंट कपल एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द वेक्टोरियल सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल कपल्स एक्टिंग ऑन इट। मतलब हम वेक्टर सम करते हैं सब कपल्स का और उनका रिजल्ट, मतलब बहुत सारे कपल, मतलब 5 कपल मिला के एक कपल बना सकते हैं, बट कपल ही मिला के कपल बना सकते हैं, वो एक सिंगल फोर्स नहीं बना सकते हैं। तो वो किसके बराबर होगा? वो उनके वेक्टोरियल सम के, मतलब वेक्टर सम होगा। वेक्टर सम हमने अब तक पढ़ा नहीं है, उसका मतलब ये समझिए कि हम डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे, और वो भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा फिनोमेना, उसके बारे में भी हम आगे बात जरूर करेंगे। बट आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट सो फार। समझते हैं आगे, एक क्वेश्चन करेंगे जिससे हम थोड़ा और ज़्यादा समझ पाएंगे। अ यूनिफॉर्म स्केल ऑफ 1 मीटर लॉन्ग, अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए ए यूनिफॉर्म मीटर स्केल, इसका मतलब यही है कि उसकी लेंथ 1 मीटर है। यहाँ पे क्लियर कट दे दी गई है, कभी कभी क्वेश्चन में नहीं देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको समझेंगे नहीं। इज सस्पेंडेड एट 50 सेंटीमीटर डिवीजन, सीधी सी बात है कि अगर एक मीटर 1 मीटर लॉन्ग है तो उसको 50 सेंटीमीटर पे उसका सेंटर पॉइंट आता है। अ नॉन वेट ऑफ 160 ग्राम वेट इज टाइड एट 80 सेंटीमीटर डिवीजन। भाई ये हमारा स्केल है, करेक्ट, ये इसका 50 पॉइंट पे आपका फलक्रम आ गया, ये बैलेंस्ड हो जाता है। बट इन्होंने कुछ नया तोड़ किया और 80 सेंटीमीटर पे, ठीक है, ये 50 था, 60, 70, 80, मतलब 30 सेंटीमीटर दूर यहाँ पे लगा दिया एक वेट जो कि कितना है 160 ग्राम वेट, टाइड एट द 80 सेंटीमीटर डिवीजन एंड द स्केल इज बैलेंस्ड बाय ए वेट ऑफ 240 ग्राम। मतलब अब इधर वेट लगा दे तो ये इधर झुकेगा, बट आपको वापस बैलेंस करना है, तो आपके पास एक 240 ग्राम का वेट भी है। वो कहाँ पे टाई किया जाए? एट ए सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ऑफ द अपोजिट साइड, कैलकुलेट द डिस्टेंस। आपसे पूछा गया है कि कहाँ पे लटकाया जाए, क्या वो भी 30 सेंटीमीटर इधर लटका दिया जाए? नहीं, फिर तो उसकी मोमेंट ज़्यादा हो जाएगी, बिकॉज ये यहाँ पे ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, W1 इंटू L1 इज इक्वल टू W इंटू L2, मतलब क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। सीधी सी बात है, ये आपको क्लॉकवाइज मोमेंट देगा, यहाँ पे अगर लटकाएंगे तो ये आपको एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देगा। हम दोनों को बराबर करना है, तो W1 मतलब फोर्स इंटू L1 इज इक्वल टू फोर्स इंटू L2, तो 160 इंटू 80 माइनस 50 इज इक्वल टू 240 इंटू L2, तो 160 इंटू 30 इज इक्वल टू 240 इंटू L2। समझे बात को? तो L2 किसके बराबर हो गया? 160 इंटू 30 डिवाइड बाई 240, इसको हम कट कर सकते हैं, तो यह क्या गया 20 सेंटीमीटर, मतलब फलक्रम से 20 सेंटीमीटर दूर, मतलब 40 और 30 सेंटीमीटर के मार्क पे हम एक 240 ग्राम का वेट अगर लटका देंगे तो ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। समझे? क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, यही प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट बोलता है, और हमने यहाँ पे यही किया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। आगे बढ़ते हैं, व्हील एंड एक्सल। पुराने टाइम में जब आपको कुएं से पानी निकालना होता था, बाद में पुली भी आ गई, तो एक काइंड ऑफ पुली ही है, वैसे ही एक इसकी एप्लीकेशन है व्हील एंड एक्सल। तो व्हील के ऊपर आप फोर्स लगाते हैं क्योंकि वो बड़ा है तो उसका जो है जो रेडियस है वो थोड़ा बड़ा है, आपका
फोर्स थोड़ा कम लगता है और वो यहाँ पे जो बकेट है, ये आपको एग्जैक्ट डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पे आप इसको घुमाते थे, ये हैंडल भी आ गया था, ठीक है। अगर हैंडल नहीं होता तो यहाँ पे व्हील होता था, आप व्हील को घुमाते थे क्योंकि वो बड़ा है। जैसे स्पेनर में हमने क्या किया था, अगर बड़ा स्पेनर होगा तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने एक व्हील बना दिया और उसका एक्सल, एक्सल कम डायमीटर का है, व्हील बड़े डायमीटर का है, तो दोनों मिलके आपका पानी ऊपर ला सकते हैं। आपको कम एफर्ट लगाना पड़ता है, ज़्यादा लोड आपका उठ जाता है। तो ये बेसिकली है क्या, ये बेसिकली आपका फोर्स मल्टीप्लायर है, ठीक है। फोर्स मल्टीप्लायर, कम एफर्ट लगाना पड़ेगा बिकॉज कुएं से पानी निकालना है टीडीएस काम। और पहले जब आपके पास पानी पानी बहुत बड़ा इशू होता था, आप लोग ने शायद नहीं देखा होगा, लोग बहुत दूर दूर से पानी लेके आते थे। इंडिया एक ऐसा देश था जहाँ के बहुत बड़े पार्ट में अकाल पड़ता था। अकाल का सीधा सीधा मतलब यही होता है कि वहाँ पे पानी नहीं है। तो पानी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो आज के टाइम पे नहीं है। तो इसलिए हमको इनकी इम्पोर्टेंस शायद उतनी नहीं पता है जितनी पहले वाले लोगों को बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट थे जो आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते थे। पुली उनमें से एक थी, व्हील एंड एक्सल था, और उस एक और इम्बैलेंस बैलेंस वाला एक सिस्टम होता था। तो वो सब चीज़ें खैर उसमें नहीं जाते हैं, इसको समझ में आते हैं। तो लोड एंड एफर्ट, तो एफर्ट इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर यहाँ पे कैपिटल आर ये बड़ा है, ये जो मैं व्हील की एक्सल जो रेडियस ले रहा हूँ ये ऐसा है, इज इक्वल टू लोड इंटू 2 पाई आर। तो लोड तो यहाँ पे आ जाएगा छोटे वाले पे, वो लिपट के इससे रोल होता है। मतलब ये आप एक को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो उसमें वो एंटी क्लॉकवाइज लिपटता रहता है और पानी आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो ई इंटू आर, बिकॉज 2 पाई कैंसिल हो गया, ई इंटू आर इज इक्वल टू एल इंटू आर, तो लोड बाय एफर्ट इज इक्वल टू आर बाय आर। तो ये आपकी मैकेनिकल एडवांटेज हो जाती है, सीधी सी बात है। आपका आर जो है वो बड़ा है और स्मॉल आर छोटा है, इसका मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स इट्स ए फोर्स मल्टीप्लायर, इट्स नॉट ए स्पीड मल्टीप्लायर। इसकी वेलोसिटी रेशियो ज़्यादा नहीं, इसका फोर्स का एप्लीकेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ द व्हील एंड एक्सल। सो दिस इज हाउ दे वर्क। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, नहीं तो इसको बारे में थोड़ा और सर्च कीजिए, ठीक है। मैंने नीचे डॉक्यूमेंट जो दिया है उसको डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, यू विल अंडरस्टैंड इट मोर। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। स्क्रू जैक, स्क्रू जैक भी बड़ा ही प्यारा चीज़ है। ये एक छोटा सा एप्लीकेशन होता है। आपके पास कार है तो कार में जाके देखिए, उसमें आपको कुछ मिले ना मिले एक जैक ज़रूर मिलता है जिसको हम स्क्रू जैक बोलते हैं। जब भी कार पंचर हो जाती है तो हम सीधा तो टायर निकाल नहीं सकते या सीधा तो पंचर लगा नहीं सकते, हमें कार को जैक पे रखना पड़ता है, ठीक है। अभी तो कार टायर पे रखी गई है, हमें उसको जैक के ऊपर रखना पड़ता है, छोटा सा। उसको आप घुमाते रहते हो तो वो पूरी कार को उठा लेता है। इतना सही इंस्ट्रूमेंट है, पूरी कार को उठा लेता है, उसको हम स्क्रू जैक बोलते हैं, ठीक है। वर्क डन बाय द एफर्ट क्या होगा, ई इंटू एफर्ट इंटू 2 पाई एल, लेंथ ऑफ द लीवर, ई इंटू 2 पाई एल, एल क्या है, लेंथ ऑफ द लीवर जो आपकी यहाँ पे, जितना बड़ा ये होगा उतना आपका एफर्ट कम होगा। वर्क डन इन लिफ्टिंग द कार, तो लोड जो कार का है इंटू पी, पिच, पिच मतलब उसके जो स्क्रू है ना वो कितनी कितनी दूर है, ये पिच, ये आपने देखा होगा ना, स्क्रू स्क्रू आपने देखा ही होगा, उसके जो दो धारी जो जितनी दूर होते हैं उसको हम एक पिच बोलते हैं। तो एल इंटू पी को हम ई इंटू 2 पाई एल के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो लोड बाय एफर्ट किसके बराबर है, 2 पाई एल बाई पी। तो ये आपकी यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज हो जाती है। तो स्क्रू जैक भी आपकी बहुत ही यूजफुल सिंपल मशीन है। इसका यूज़ कभी कभी होता है, बट इसका यूज़ ऐसा होता है कि इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता। बहुत ही ब्यूटीफुल सी चीज़ है, बहुत ही मजबूरी के टाइम पे काम आती है, बहुत ही एक्सीडेंट के टाइम पे काम आती है। हाँ, आगे जाके अगर हम किसी प्रोफेशनल को देखते हैं तो उसके पास हाइड्रोलिक जैक होता है, हाइड्रोलिक जैक। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम हाइड्रोलिक जैक के बारे में जरूर बात करेंगे। उसमें क्या होता है, वो भी एक जादुई सी मशीन है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि वो एक जैक लेके आता है, उसको कार के नीचे देता है, अपने पैर से दबाता है और कार ऊपर उठ जाती है। डू यू थिंक इट्स प्रैक्टिकली पॉसिबल कि पैर से दबाया है और कार उठ गई है, पैर से दबाया है और कार उठ गई, मतलब एक पैर से आदमी ने एक पैर से दबा के कार उठा दी। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, बट फिजिक्स की हेल्प से ये डेफिनेटली पॉसिबल है। और प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट उसके ऊपर भी काम करता है। हाइड्रोलिक जैक के बारे में भी बात जरूर करेंगे, ठीक है। स्क्रू जैक अभी आपने देख लिया है, या फिर व्हील एंड एक्सल देख लिया, इंक्लाइंड प्लेन देख लिया है आपने। ये सब सिंपल मशीन हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट है। गियर्स के बारे में और बात कर लेते हैं। आजकल तो गियर्स जो है ना आपके साइकिल में भी आने लग गए हैं, और अगर आपने गियर वाला साइकिल चलाया है तो आप बता सकते हैं कि जितने छोटे गियर होते हैं उसमें वो
फोर्स मल्टीप्लायर के लिए काम करता है। मतलब आपके पेडल बहुत ज़्यादा लगेंगे बट आसानी से पेडल कम फोर्स के साथ आप इंक्लाइंड पे पहुंच जाएंगे। तो छोटे गियर मतलब में आप 1 1 1 2 1 3 में जब आप लगाते हैं तो आप हाइट पे चढ़ पाते हैं, और जितने बड़े गियर आप करते जाएंगे तो 3 into 7 का जो कॉम्बिनेशन है, थर्ड एंड सेवन्थ पिछला गियर जो होता है, अगर उस कॉम्बिनेशन में आप चलाएंगे तो आपका स्पीड मल्टीप्लायर के तरीके से वो काम करता है। तो यहाँ पे गियर का कम्बिनेशन, एक ही सेट ऑफ गियर्स का कम्बिनेशन आपको फोर्स मल्टीप्लायर एज वेल एज स्पीड मल्टीप्लायर के रूप में काम कर सकता है। समझ रहे हो बात को? तो गियर्स भी आपकी एक सिंपल मशीन्स होती हैं। तो ये गेन इन टॉर्क भी काम कर सकता है एंड स्पीड भी काम कर सकता है। आपके घर पे अगर कार है तो पापा या मम्मी उसको चलाते हैं तो उनसे पूछो कि फर्स्ट गियर में क्या होता है। फर्स्ट गियर में टॉर्क होता है, मतलब जब भी आपको इंक्लिनेशन पे चढ़ना होता है तो आप फर्स्ट गियर में यूज करते हैं। जब भी आपको हाईवे पे चलना होता है, बहुत हाई स्पीड चाहिए होती है, तो आप उसको सिक्स्थ गियर में, फिफ्थ गियर में, सेवन्थ गियर में चलाते हैं। तो आप दोनों ही कर सकते हैं। ये होता है N2/N1। अब ये N2 क्या है और N1 क्या है? हर एक गियर में टीथ होते हैं, ठीक है, जिसको हमने नंबरिंग N दिया है, N1 दिया है, N2 दिया है। तो गियर 1 है ये, तो इसलिए मैंने N1 दे दिया। तो ये अगर स्लो भी टर्न करेगा, ठीक है, ये स्लो टर्न करेगा, इसकी वजह से ये मैश हो रहा है, तो ये ज़्यादा स्पीड के साथ टर्न करेगा, तो ये फास्ट टर्निंग है और लो टॉर्क है, ठीक है। अगर एक होता है यहाँ पे, एक होता है ड्राइविंग गियर, ठीक है, और एक होता है ड्रीवन गियर, ठीक है। ड्राइविंग गियर जो होता है वो मशीन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, आप ये समझ सकते हो। और ये जो है आप समझ सकते हैं कि टायर से जुड़ा होता है, आप ये समझ सकते हैं। तो ड्राइविंग गियर अगर बड़ा है और ड्रीवन गियर अगर छोटा है तो ये हल्का हल्का भी घूमेगा, तो ये बहुत स्पीड से घूमेगा, आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। समझ रहे हो बात को? इसका उल्टा अगर हम करते हैं कि ड्राइविंग गियर छोटा है और ड्रीवन गियर बड़ा है, तो ये बहुत ज़्यादा भी घूमेगा ना, तो ये बहुत आराम आराम से घूमेगा। तो गेन इन टॉर्क है, स्पीड नहीं पकड़ेगा, गेन इन टॉर्क है। फर्स्ट गियर में मम्मी से पापा से पूछिए कि कार कभी भी स्पीड नहीं पकड़ती है, ठीक है, उसमें वो टॉर्क है, मतलब कितनी भी इंक्लिनेशन पर चढ़ जाएगा बट स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं होगी। जबकि सिक्स फिफ्थ गियर में वो कभी सिटी में नहीं चलती है, वो भीड़ भाड़ में जाम में नहीं चलेगी, वो हाई स्पीड पे ही चल सकती है, उतना टॉर्क वो ले ही नहीं पाएगी, कार बंद हो जाएगी। समझ रहे हो? आप यही समझिए, जो मशीन के साथ जुड़ा हुआ होता है, जो इंजन के साथ जुड़ा होता है, वो ड्राइविंग गियर, इसकी वजह से चलेगा और ये चलेगा। अगर ये बड़ा और ये छोटा है तो स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, और अगर ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया तो आपका टॉर्क बहुत ज़्यादा होगा। मतलब ये फर्स्ट गियर का कम्बिनेशन हो गया और ये सिक्स सेवन्थ गियर का कम्बिनेशन हो गया। तो इस तरीके से अगर दोनों बराबर होंगे तो इट इज़, यू कैन से, थर्ड गियर, जिसमें ना तो ज़्यादा गेन इन स्पीड है ना ज़्यादा गेन इन इंक्लिनेशन है। तो इस तरीके का इनका कम्बिनेशन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है गियर्स का। गियर हुए, स्क्रू जैक हुए, व्हील एंड एक्सल हुए, तो ये काफ़ी कुछ हम समझ पाए हैं इससे। आई विल रिक्वेस्ट यू अगेन कि आप वापस जाइए और पढ़िए इन सब के बारे में, अपनी बुक से आप रेफर कर सकते हैं। अगर आप ICSE में हैं तो आपका ये चैप्टर ही होगा, और अगर आप काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स पढ़ चुके हैं तो ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसके नोट्स मैंने ऑलरेडी नीचे दे दिए हैं, आप उनको डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या आपको वो सब क्वेश्चन आए, अच्छा लगा, नहीं लगा। अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। जल्दी ही नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट एपिसोड के साथ मिलेंगे और एक अच्छा सा, एक ब्यूटीफुल सा चैप्टर हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तब तक you have a great time. God bless you. Keep doing the great work. Have a quality time with your books. God bless you always. Thank you so much.